क्या आपके मन में कभी ख्याल आया कि जो ये न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और दो प्रोटॉन्स आपस में हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। और क्योंकि जो न्यूक्लियस में किसी भी परमाणु के केंद्रक में जो है प्रोटॉन्स बहुत ही कम दूरी पर रहते हैं, तो वो फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला। ये तो एक कारण है। तो इस कारण से अगर मैं देखूं तो प्रोटॉन्स को तो बाहर निकल जाना चाहिए किसी भी न्यूक्लियस से। और साथ ही साथ हम ये क्यों कहते हैं कि जब हमारा परमाणु का केंद्रक जो होता है यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो डिके प्रोसेस में चला जाता है, चाहे अल्फा डिके करे, बीटा डिके करे या गामा डिके करे। तो इन्हीं सब बातों को एक्सप्लेन किया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने। यानी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है, हम क्या करते हैं इस मॉडल में ये कंपेयर करते हैं किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड को, चाहे मैं पानी की बूंद ले लूँ, किसी ऑयल की बूंद ले लूँ, ठीक है, ड्रॉप ऑफ ऑयल या ड्रॉप ऑफ वाटर। तो मैं वाटर को लेकर चलता हूँ, चलिए एक ड्रॉप ऑफ वाटर को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को कंपेयर करेंगे ड्रॉप ऑफ लिक्विड से और पता करेंगे कि क्या कारण है या कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं किसी भी एटम में जिससे कि वो स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी बनाए हुए है, वो प्रोटॉन एक दूसरे से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो उन सबको हम देखेंगे यहाँ पर इस वाले वीडियो में एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे और लिखोगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल। और आपको सब पता ही है किसी भी एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले बताना पड़ता है कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो है क्या। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्चुअल में है क्या। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वो क्या करता है, मेक कंपैरिजन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से, और अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है, तुलना करता है किससे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड के बीच में। बाय अज्यूमिंग न्यूक्लियस टू बिहेव लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड we can make very accurate prediction of some of the properties of the nucleus। यानी कि हम अगर किसी भी न्यूक्लियस को ये मान के चले कि वो एक पानी की बूंद की जैसा है तो हम एक बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन ले सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी हो गया और साथ ही साथ ये प्रोटॉन एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, इन सब का कारण जो है पता चल जाता है हमें अगर हम मान के चले कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो ड्रॉप ऑफ लिक्विड की तरह है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या चीज़ है जो कि एक जैसा है, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है क्यों हम इसे मान रहे हैं वो एक दूसरे से एक जैसा होगा। तो अब देखते हैं हम सिमिलरिटीज जो है वो क्या क्या है ड्रॉप ऑफ लिक्विड में एंड किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। तो मैंने यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज लिखी हैं। आप लगभग 6-7 सिमिलरिटीज अगर लिखते हो एग्जाम में तो वो आपके लिए मतलब मोर देन इनफ है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सिमिलरिटीज बताता हूँ। सिमिलरिटीज बिटवीन न्यूक्लियस एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो बोथ कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अगर मैं देखूं किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड में तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसी तरह किसी भी न्यूक्लियस में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये तो पहला हमारा हो गया सिमिलरिटीज। दूसरा कि दोनों जो है होमोजीनियस हैं एंड इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि हम उसे जो है कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हवा को क्या कर सकते हो, कंप्रेस करके बहुत बड़े वॉल्यूम में जो हवा है उसे एक छोटे से सिलेंडर में पैक कर सकते हो, बट लिक्विड के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह न्यूक्लियस जो होता है उसकी भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसीलिए हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस को कंप्रेस नहीं कर सकते। तीसरा जो है वो है मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट इट्स एंटायर वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है तो क्या होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग जो डेंसिटी होगा मास का वो इक्वल होगा और अचानक से मतलब बहुत तेजी से वो घटते घटते जीरो की ओर चला जाएगा कॉर्नर पर। वही केस यहाँ पर ड्रॉप ऑफ लिक्विड के साथ भी होता है। किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड में मान लीजिए मैं पानी की बूंद की बात करूं और ये पानी की बूंद है तो उसमें क्या होगा, सेंटर से आप अगर लो तो लगभग जो कॉर्नर तक है वो डेंसिटी इक्वल होता है और अचानक जो है टेंड्स टू जीरो चला जाता है, जीरो की तरफ चला जाता है।
अगर मैं इसे ग्राफ के द्वारा बताने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर मास डेंसिटी है रो से डिनोट कर रहा हूँ और इधर से मैं रेडियस को अगर बता रहा हूँ तो क्या होगा कि पूरा जो है वो कांस्टेंट रहेगा जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, बट जैसे ही कॉर्नर की बात आएगी वो अचानक से जीरो हो जाएगा मास डेंसिटी। ठीक है, बस इसी को कहते हैं हम यहाँ पर कि जो मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट इट्स एंटायर वॉल्यूम एंड ड्रॉप्स टू जीरो नियर इट्स सरफेस जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। नंबर 4 जो सिमिलरिटीज में आती है वो है इन अ न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट स्ट्रांगली ओनली विथ इट्स नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स सिमिलरली इन ड्रॉप ऑफ लिक्विड। इसे समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, या आप इसे समझ सकते हो कि ये एक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है। तो मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वाला पार्टिकल जो होगा क्या वो इसे इंटरेक्ट करेगा? ऐसा नहीं होता है। जो पार्टिकल, ये पार्टिकल्स इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसमें फोर्स अप्लाई करेगा, इसमें फोर्स अप्लाई करेगा, इसमें भी करेगा, बट जैसे ही आप इसकी बात करोगे तो इस पे जो फोर्स होगा वो बहुत कम हो जाएगा कंपेयर टू दिस फोर्स। ठीक है, इसी वही मैंने यहाँ पे लिखा कि इन न्यूक्लियस जो न्यूक्लियॉन्स होता है वो इंटरेक्ट करता है स्ट्रांगली, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा ताकत से, बट किसको? ओनली विथ इट्स नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स। किसी भी, मैं इसकी बात करूं तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन इस वाले को, ये एटम जो है इस वाले को फोर्स लगाएगा वो बहुत कम होगा कंपेयर टू जो ये यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है। सेम केस जो होता है ड्रॉप ऑफ लिक्विड में भी होता है। तो अब देखते हैं बाकी के सिमिलरिटीज। तो यहाँ पर मैंने 3 सिमिलरिटीज और लिखे हैं, 4 पहले 3 बाद में, 7 सिमिलरिटीज काफी है। तो बोथ सोर्स सरफेस टेंशन इफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ठीक है, या कोई किसी भी टाइप का प्रेशर हो, वो अगर अप्लाई नहीं करते हैं हम, तो जो हमारा ड्रॉप ऑफ लिक्विड है वो कैसा होगा? वो स्फेरिकल बनना चाहेगा। यानी कि अगर मैं स्पेस में चला जाऊं, वहां पर एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड को छोड़ दूं तो वो स्फेरिकल शेप का होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है जब हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। नंबर 6 वो है क्या? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज एनालॉगस टू द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ? द एक्सपोरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड ड्रॉप इज सिमिलर टू द लेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स व्हेन प्रोवाइडेड एक्सटर्नल एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि जिस तरह हम किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड में एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करके, यानी कि हीट अप्लाई करके उसके मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होता है, यानी कि न्यूक्लियस को या केंद्रक को मैं कहूँ तो उसमें भी एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई करके हम उसे जो है उसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। और हमारा छठा टॉपिक है द ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैन मर्ज टुगेदर, यानी कि 2 ड्रॉप ऑफ लिक्विड को जो है वो मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बन सकते हैं, यानी कि एक बड़ा ड्रॉप ऑफ लिक्विड बन सकता है। यानी कि मैं अगर 2 बूंद लूँ पानी के और उन्हें जोड़ दूँ तो एक बड़ा पानी का बूंद बनेगा, और मैं चाहूँ तो उस किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड को काट करके 2 अलग अलग जो है ड्रॉप ऑफ लिक्विड्स बना सकता हूँ। ये केस बिल्कुल सिमिलर होता है फ्यूजन और फ्यूजन में। फ्यूजन में क्या होता है कि जो हमारा 2 एटम्स हैं का न्यूक्लियस होता है वो जुड़ता है और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, और फ्यूजन में क्या होता है? एक बड़ा न्यूक्लियस होता है वो टूट करके अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, यानी कि 2 फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। तो ये सिमिलरिटीज हम लोगों ने देखा, उससे हमें ये समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा जो बिहेवियर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल सेम हो सकता है इन केस ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड के। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा केस होता है तो अगर हम लिक्विड और ड्रॉप ऑफ मॉडल को, यानी कि लिक्विड को अगर स्टडी करें, ठीक है, किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड को स्टडी करें तो हम न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। बस इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है ड्रॉप ऑफ लिक्विड इतना, मतलब लिक्विड ड्रॉप मॉडल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब याद रखिएगा, ये जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड है उसके लिए अब हम क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम करने क्या वाले हैं? हम जो है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे, वो देखते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और क्यों हम फॉलो करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल को, क्योंकि क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं बिटवीन अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अब हम देखते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला
तो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो है वो विजेकर के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे विजेकर मास फार्मूला भी कहा जाता है। अब ये सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके डेरिवेशन के लिए। तो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो होता है ये बाइंडिंग एनर्जी बताता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस की, यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है वो बताएगा हमारा सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। अब थोड़ा सा फैक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसका नाम यहाँ पर पड़ा है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। एम्पिरिकल का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड, मतलब कि जिसे हम जो है ध्यान से देख करके समझ सकते हैं। और सेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि इस फॉर्मूला को जो हम डराइव करेंगे सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला को, तो उसमें आधे चीज जो है वो लगभग ऑब्जर्व होंगे, यानी कि हम उन्हें जो है देख करके अंदाजा लगाते हैं कि ये फॉर्मूला ऐसा होगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब जरा समझिएगा कि ये सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला को हम डराइव कैसे करने वाले हैं। तो जैसा आप बताइए मुझे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। आप कहोगे जी वो फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के मल्टीपल के। यानी कि हम कह रहे हैं कि जो हमारा फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पे। दूसरा हम कह सकते हैं कि वो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है रेडियस पे, भले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो बट रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस पे डिपेंड करता है। उसी तरह सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस में कितने तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में कितने टाइप्स की एनर्जी है, उन एनर्जी के टोटल सम को ही हम कहेंगे सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। और जहां पर अगर मैं बता दूं आपको तो यहाँ पर 5 टाइप्स के एनर्जी टर्म्स होते हैं, जिसका जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला एनर्जी टर्म है वो हमारा है सरफेस एनर्जी टर्म, दूसरा एनर्जी टर्म है वो है वॉल्यूम एनर्जी टर्म, तीसरा जो एनर्जी टर्म है वो है कोलम्बिक एनर्जी टर्म, एंड चौथा जो हमारा एनर्जी टर्म है वो है असिमेट्रिक एनर्जी टर्म, एंड पांचवा जो एनर्जी टर्म है वो हमारा पेयरिंग एनर्जी टर्म। तो इन्हीं 5 एनर्जी टर्म्स को के सम को हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ फॉर एन एटम। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एनर्जी टर्म से, जो कि हमारा है वॉल्यूम एनर्जी टर्म। तो ये क्या है, इट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट ऑल द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर एक्सपीरियंसिंग attractive force due to its nearest neighboring nucleon. This leads to stable structure of nucleus. इसका मतलब समझिएगा कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, किसके द्वारा, ये मान लीजिए इसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके द्वारा भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि ये सब इस पे फोर्स लगाएंगे, ये इस पे फोर्स लगाएगा, उसी तरह ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये पूरे वॉल्यूम में जितने भी न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को, जो कि उसके करीब वाले होंगे, उन पे फोर्स लगाएगा। याद रखिएगा ये वाला जो न्यूक्लियन होगा वो यहाँ पर फोर्स लगाएगा, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो डिस्टेंस के साथ बहुत ज़्यादा तेजी से घटते हैं। तो अब समझिएगा कि मैं यहाँ पर मानता हूँ कि मेरे पास 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, इसे मैं न्यूक्लियॉन ए कह देता हूँ, इसे न्यूक्लियॉन बी कह देता हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो एनर्जी लग रही है वो है हमारा U। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी U, यानी कि मैं U फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये दोनों टूट जाएगा। मतलब कि मैं अगर इसे खींचूं इस तरह से तो मुझे U अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो है सेपरेट होगा, अलग होगा। अब समझिएगा ये बाइंडिंग एनर्जी है इन दोनों न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया। तो एक पार्टिकल कितना एनर्जी लगाता होगा ये सोचिएगा। तो एक पार्टिकल जो एनर्जी लगाता होगा वो क्या होगा, वो एनर्जी होगा U/2, ठीक है। कब, जब बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं कितने पार्टिकल्स के द्वारा, 2 पार्टिकल्स के द्वारा लगाने की बात करेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी बाय 2 इक्वल टू U/2। इसे समझिएगा ध्यान से, फिर से मैं बता देता हूं कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी लग रहा है वो है U। अब तो एक पार्टिकल एनर्जी लगाता होगा U/2 और दूसरा पार्टिकल लगाता होगा U/2, तभी ना हमारा टोटल एनर्जी होगा U। तो एनर्जी तो कंजर्व होता है। मान लीजिए अब ये A लगा रहा है U/2 और B लगा रहा है U/2, तो दोनों को सम कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा U, ठीक है। उसी तरह तो बाइंडिंग एनर्जी जो है उनके बीच के कितना है U। अब एक पार्टिकल की बात करेंगे तो एक पार्टिकल जो है हमारा बाइंडिंग एनर्जी जो अप्लाई कर रहा है वो होगा U/2। तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियॉन है,
ये क्या है, चारों तरफ न्यूक्लियॉन से घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है देखिएगा, मान लीजिए एक न्यूक्लियॉन यहाँ पर है, एक न्यूक्लियॉन यहाँ पर है, एक न्यूक्लियॉन यहाँ पर है और एक न्यूक्लियॉन यहाँ पर है। तो कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए, 4 न्यूक्लियॉन्स हो गए। और एक न्यूक्लियॉन जो है बिल्कुल इस डायरेक्शन में, इस तरह से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसके डायरेक्शन को समझिएगा। इस बोर्ड से आगे झुका हुआ है और एक सेम होगा इसके पीछे झुका हुआ। यहाँ पर 3 डायमेंशन से सोचने की कोशिश कीजिएगा। एक इस तरह से है, मान लीजिए एक इस तरह से है, ध्यान से देखिएगा, और एक इस तरह से है। उसी तरह मैं यहाँ पर इस एंगल से दिखाऊं तो एक इस तरह से है और एक बोर्ड के पीछे इस तरह से होगा। सेम केस पे एक न्यूक्लियॉन यहाँ पर भी होगा, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा। याद रखिएगा ये 2 न्यूक्लियॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए इस न्यूक्लियॉन के चारों तरफ, यहाँ पे 2 2 2 2, 4 दूनी 8 और 1 2 3 4। तो टोटल कितने हो गए न्यूक्लियॉन, 12 न्यूक्लियॉन हो गए। तो इन 12 न्यूक्लियॉन्स के द्वारा इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा होगा वो कितना होगा। याद रखिएगा मैंने कहा कि एक जो है बाइंडिंग एनर्जी लगा रहा है वो U/2 का लगा रहा है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा इस न्यूक्लियॉन का, इस न्यूक्लियॉन का टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा समझिएगा। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू, एक न्यूक्लियॉन लगा रहा है U/2 अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक न्यूक्लियॉन लगा रहा है U/2 अमाउंट ऑफ एनर्जी। और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं यहाँ पर, 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो ये 12 न्यूक्लियॉन्स मिलकर लगाएंगे U/2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो टोटल जो हमें मिलेगा वो होगा, बाइंडिंग एनर्जी जो हमें मिलता है वो मिलेगा हमें 6U। ठीक है, अब मान लीजिए इसके चारों तरफ भी तो होगा न्यूक्लियॉन, इसके चारों तरफ भी होगा न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो टोटल जो हमारा एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ मास होगा, उस सभी मास पे जितने भी एटॉमिक मास क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सभी जो मिलकर एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे वो कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6U अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक न्यूक्लियन पे लग रहा है। बाकी सबको मिलाएंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ A से। ठीक है, A क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं किसी भी न्यूक्लियस में। तो उस केस में 6U कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी हमें यहाँ पे मिलता है वो इक्वल होगा कांस्टेंट, इसे मैं मान लेता हूँ A1 मल्टीप्लाई बाय A, जहाँ पर A1 है वो इक्वल होगा 6U का, और A जो है वो है हमारा एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। तो इस बाइंडिंग एनर्जी को जो है मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ वॉल्यूम एनर्जी टर्म के फॉर्म पे, तो इसे मैं लिखता हूँ EV। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है वो इक्वल हो गया A1A का, इसे मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं हम दूसरे एनर्जी टर्म को जो कि है हमारा सरफेस एनर्जी टर्म। तो अब हम देखते हैं दूसरे टर्म को जो कि है हमारा सरफेस एनर्जी टर्म। ये टर्म क्या होता है, बेसिकली समझिएगा कि अगर मैं आपको बात करूं पानी की एक बूंद की या किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड की, तो जैसे जैसे वो ड्रॉप ऑफ लिक्विड बड़ा होता है वैसे वैसे वो जो उसका बाइंडिंग एनर्जी होता है वो कम होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो है टूट जाता है। उसी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी टर्म। यानी कि जैसे जैसे सरफेस बड़ा होता है वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी वो कम होती जाती है, उसे जिसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस जो है हमारा वो टूट जाता है या टूटने के कगार पे पहुंच जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो दिस टर्म इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ सरफेस न्यूक्लियॉन्स ऑन अ गिवन न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, ये रिजल्ट किसका, सरफेस न्यूक्लियॉन्स का, जो कि किसी भी न्यूक्लियस की बात करें तो लार्जर द सरफेस एरिया, जैसे जैसे सरफेस एरिया बड़ा होगा किसी न्यूक्लियस का, द ग्रेटर विल बी द सरफेस एनर्जी व्हिच टेंड्स टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं आपको समझ में आया कि मैं क्या क्यों कह रहा हूँ कि ये जो हमारा एनर्जी टर्म है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है बाइंड है या स्टेबिलिटी को कम करता है या बाइंडिंग एनर्जी को कम करता है। क्योंकि जैसे जैसे ये बड़ा होगा यानी कि रेडियस बड़ा होगा वैसे वैसे चांसेस बढ़ेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी लॉस कर जाए। जैसे कि मैंने आपको ड्रॉप ऑफ लिक्विड के फॉर्म में बताया कि जैसे ड्रॉप ऑफ लिक्विड बड़ा होगा वो टूटना चाहेगा, और उसी तरह न्यूक्लियस में भी होता है, न्यूक्लियस जैसे जैसे बड़ा होगा वो टूटना चाहेगा। आपको पता होगा कि यूरेनियम, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है यूरेनियम का, तो वो टूटता है और टूटने के लिए जो है वो रेडियो एक्टिविटी के एमिट करता है, यानी कि रेडिएशन एमिट करता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि हम इसे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सरफेस
क्योंकि ये सरफेस पे डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है, किसी भी स्फेरिकल का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, या इसे हम कह सकते हैं 4। अब रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस जो है उसके लिए फॉर्मूला है जो आपने पहले पढ़ा होगा कि जो r होता है वो इक्वल होता है r0 a पे पावर 1/3 का, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो r का स्क्वायर है तो यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे r इक्वल्स टू क्या है, r0 a पे पावर 1/3। ये मैंने अभी तक इस पे वीडियो बनाया नहीं है, पर मैं आपको मतलब बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ोगे उस समय ये फॉर्मूला हम वहाँ पे डिराइव करते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 पाई r0 का स्क्वायर a पे पावर 2/3। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि 4 पाई और r0 एक कांस्टेंट टर्म है, और ये जो है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि a क्या है हमारा मास नंबर है, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये अलग अलग न्यूक्लियस में चेंज होगा, बट ये जो टर्म है 4 पाई r0 का स्क्वायर वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एनर्जी टर्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a पे पावर 2/3 का। तो यहाँ पे अगर मैं सरफेस एनर्जी टर्म को ES से डिनोट करूँ तो ES जो है वो इक्वल हो जाएगा, सॉरी ES जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a पे पावर 2/3 का, और ES जो है वो हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो उस समय क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे मैं कहता हूँ A2 और a पे पावर 2/3। अब क्योंकि ध्यान देने की बात ये है क्योंकि सरफेस एनर्जी टर्म जो है बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रहा है, स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, इसीलिए ये बाइंडिंग एनर्जी के साथ माइनस में होगा, क्योंकि ये बाइंडिंग टोटल बाइंडिंग एनर्जी के साथ जो है ये घटेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम बात करते हैं थर्ड एनर्जी टर्म की, जो कि है हमारा कोलॉम्बिक एनर्जी टर्म, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको कहा कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही नहीं रहते बल्कि प्रोटॉन्स भी रहते हैं, और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर मैं बहुत करीब में रखूं तो वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं और वो टूटना चाहते हैं, बस उसी फोर्स पे बेस है हमारा ये कोलॉम्बिक एनर्जी टर्म। इनसाइड अ न्यूक्लियस नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एग्जिस्ट बट देयर एग्जिस्ट कोलॉम्बिक रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है। दिस रिपल्सिव फोर्स ट्राइज टू ब्रेक अपार्ट द प्रोटॉन्स, यानी कि ये रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स को बाहर फेंक देने का फोर्स अप्लाई करता है। कौन? ये हमारा प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, जो कि है कोलॉम्बिक एनर्जी टर्म away from the nuclear. So this force also work against the nuclear binding energy, क्योंकि ये तोड़ने का काम कर रहा है तो इसीलिए ये फोर्स भी जो है अगेंस्ट द बाइंडिंग एनर्जी काम करेगा, तो ये भी नेगेटिव नहीं होगा इसका एनर्जी। अब देखते हैं इसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो कोलॉम्बिक एनर्जी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बेसिकली आपको पता है एनर्जी क्या होता है, जितना पोटेंशियल होता है किसी भी न्यूक्लियर चार्ज पार्टिकल में, ठीक है, या दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जितना पोटेंशियल होता है उसे ही हम कहते हैं उसकी एनर्जी। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, तो चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही चार्ज होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर Q1 Q2 के बदले इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देता हूँ। ये जब मैं ये पोटेंशियल की बात कब कर रहा हूँ, जब मैं दो इलेक्ट्रॉन्स की बीच की बात कर रहा हूं तब, ठीक है। अब समझिएगा कि दो प्रोटॉन है, जब दो प्रोटॉन की बात कर रहा हूं तब, अब मानिए यहाँ पर दो प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में जो कितना इंटरेक्शन है, एक इंटरेक्शन। इन दोनों इंटरेक्शन के कारण जो पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है, जो एनर्जी है वो है इसके इक्वल, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, एक दो तो नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर तीन है तो क्या होगा, 1 2 3 मतलब ये इस पे भी फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला पार्टिकल इस पे भी फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला इस पे अप्लाई करेगा, इस पे भी अप्लाई करेगा। सिमिलरली ये वाला जो हमारा प्रोटॉन है वो इस पे भी फोर्स अप्लाई करेगा, इस पे भी फोर्स अप्लाई करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस जो होते हैं उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 प्रोटॉन के लिए कितना इंटरेक्शन होता है, Z मल्टीप्लाई बाय Z-1, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 3 प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसे कैलकुलेट करोगे तो 3 इंटरेक्शन आएगा।
सिमिलरली यहाँ पर 2 न्यूक्लियन है, यानी कि 2 प्रोटॉन है, तो इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर 4 न्यूक्लियन होते तो क्या होता, देखिएगा यहाँ पर 4 न्यूक्लियन मानते ले लेते हैं हम। न्यूक्लियन का मतलब मैं यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 4 प्रोटॉन है तो टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन कितने होंगे वो देखिएगा। ये वाला इस पे भी फोर्स अप्लाई करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, ये वाला इस पे भी करेगा, इस पे तो कर ही रहा है, इस पे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन कितने होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, टोटल 6 इंटरेक्शन हो रहे हैं। इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। तो अगर मैं मान लूं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो है z, तो z एक जनरल फॉर्मूला मुझे मिलेगा वहां पर z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला मुझे मिला कि कितने नंबर ऑफ इंटरेक्शन है, तो z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ इंटरेक्शंस है। ठीक है, अगर इसके बजाय अब z के बजाय 5 लिखो, 6 लिखो, कितने प्रोटॉन होंगे उतने लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन मिल जाएगा। एक की एनर्जी मुझे मिल रही है इतना, एक इंटरेक्शन पे एनर्जी मिल रहा है इतना, तो z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1 बाय 2 इतने इंटरेक्शंस के लिए कितनी एनर्जी मिलेगी, तो वो हो जाएगी, मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। ये है टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन और ये है एक इंटरेक्शन पे लगने वाला एनर्जी। तो हमें मिल गया टोटल एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, जो कि कूलम्बिक फोर्स एनर्जी अप्लाई, मतलब कूलम्बिक एनर्जी जो है, रिपल्सिव फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा। तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ई स्क्वायर के का वैल्यू आपको पता ही है, मैं लिख देता हूँ, हालांकि नहीं लिखे तभी चलेगा काम आपका। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और e मल्टीप्लाई बाय e स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये r जो है उसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर r। अब जरा समझिएगा कि जरूरी नहीं है कि दो प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस हो वो हमेशा इक्वल हो। ये r डिस्टेंस जो है चेंज होता है अलग अलग न्यूक्लियस के लिए। मान लीजिए कि कोई प्रोटॉन यहाँ पर है, कोई प्रोटॉन यहाँ पर है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस जो है r का जो वैल्यू है वो तो अलग अलग मिल रहा है। तो अलग अलग r की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, इस r को हटा करके यहाँ पर लिख देंगे r एवरेज। हम एवरेज रेडियस को लेके चलेंगे यहाँ पर। अब इस r एवरेज का जो वैल्यू होता है वो आपको याद रखना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है r एवरेज इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय 3। तो 1/r एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/r एवरेज का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा 3/2r। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस 1/r एवरेज के बदले। देखिए मुझे क्या मिलता है 3/2r। सिंपली मैं यहीं पर लिख देता हूँ 3/2r। ठीक है, आपको समझ में आया कि यह कहाँ से आया, क्योंकि r एवरेज हमने लिया इसीलिए क्योंकि जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। ठीक है, इसलिए हमने r एवरेज ले लिया, और साथ ही साथ क्या है जो 1/r एवरेज का वैल्यू होता है वो होता है 3/2r। इसे भी हम आने वाले वीडियोस में जो है कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले को भी। फिलहाल तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को कवर करना ज़्यादा जरूरी है। सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1, z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1। याद रखिएगा z है, 2 नहीं है। ठीक है, अब 3/2 को हम अलग कर देते हैं। 3/2 को मैं आगे ले आता हूँ 3/2 ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। यहाँ पे क्या बचा, 1/r बचा, और r का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, r इक्वल टू होता है r नॉट a पे पावर 1/3। ये हमने सरफेस एनर्जी टर्म में भी देखा था, r जो है वो इक्वल होता है r नॉट a पे पावर 1/3, और जहाँ पे r नॉट है वो कांस्टेंट टर्म है। इसीलिए मैं r नॉट को जो है यहाँ से हटा करके यहाँ पे स्टार्टिंग में ले आता हूँ r नॉट। ठीक है, अब जहाँ देखिएगा तो ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है वो कांस्टेंट है। तो इससे मैं कर देता हूँ, अब कोलम्बिक एनर्जी टर्म को मैं EC से लिखता हूँ, तो EC इक्वल हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट है तो इसे मैं मान लेता हूँ A3, और बचा क्या z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1, ध्यान से देखिएगा z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1 डिवाइडेड बाय a पे पावर 1/3, हमें ये मिला। ठीक है, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है तो इसे मैंने A3 मान लिया, जो कि कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये वापस से घटने वाला फोर्स है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इसे माइनस लगाएंगे।
ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथे एनर्जी टर्म। चौथा जो हमारा एनर्जी टर्म है वो क्या है, वो है हमारा असिमेट्रिक एनर्जी टर्म। इसका मतलब क्या होता है, असिमेट्रिक का मतलब होता है एक दिशा नहीं होना। ठीक है, असिमेट्रिक का मतलब होता है एक दिशा होना। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो कितना भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियन होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, वो चाहता है कि हम ऐसे स्टेट में रहें जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बराबर होने चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बराबर नहीं होते, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और ज़्यादा डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि वो रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस में चले जाते हैं और जो है पार्टिकल एमिट करते हैं, यानी कि रेडिएशन एमिट करते हैं, ताकि वो एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में आ पाए जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल हो। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है A=12 का, यानी कि जो टोटल मास नंबर है वो है 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो 12 है। पहले केस में कॉन्फ़िगरेशन 1 में बात करें तो हमारे पास 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होल्स हैं वो न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं और जो हमारा डॉट है वो डिनोट कर रहा है प्रोटॉन को। तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो ये स्टेबल केस है। अब क्या हो गया कि हमारे पास 10 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ A=12 वो तो फिक्स है। बट यहाँ पर क्या है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बराबर नहीं है, और पहले वाले केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है रेडिएशन एमिट करेगा, ताकि ये जो है दो जो एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोटॉन है वो कन्वर्ट होना चाहेगा कि हम मैं जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाऊँ और रेडिएशन एमिट कर दूं। तो इसके डेरिवेशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कुछ चीज़ों को मानते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी वो होगी E। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी वो भी E होगी। जो तो कंटिन्यू हमारे लेयर्स हैं, उन दो लेयर्स के बीच में जो एनर्जी है वो है E। तो मान लीजिए मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो यहाँ आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक जंप किया, दूसरा जंप किया, और ये भी एक जंप करेगा दूसरा जंप करेगा, यानी कि 2E एनर्जी जो है ये एक्स्ट्रा मिला हुआ है इस केस में। तो इसे वापस इस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2E अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। उसे हम कैलकुलेट करेंगे अब। तो इस 2E को मैं कैसे ले सकता हूँ, देखिएगा ये जो 2E है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय E। ठीक है, तो यहाँ पर 2E जो हो जाएगा वो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखने का कारण समझिएगा कि मुझे देखिए कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को चेंज करना है। मुझे यहाँ पर 4 न्यूट्रॉन को मैं यहाँ वापस यहाँ ले आऊँ तो वापस से एक स्टेट आ जाएगा। मुझे सबको चेंज करने की जरूरत नहीं ना है, मुझे किसको चेंज करना है, मात्र इस 4 को चेंज करना है। इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 को मैं लिखूंगा। तो इस 4 को मैं लिखूंगा, कैसे लिख सकता हूँ समझिएगा। अगर मुझे ये 4 कैलकुलेट करना है, मतलब क्या होगा, एक्सेस कितना है, कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो वो हो जाएगा n माइनस p डिवाइडेड बाय 2। हमें इतना कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यही मतलब हुआ ना कि एक्सेस कितना है, मान लीजिए ये 8 है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, 10 - 2 = 8 एक्स्ट्रा है। यहाँ पर कन्वर्ट कितने को करना है, तो इसके आधे को कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखेंगे 10 - 2/2, यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह इसे एक जनरल फॉर्मूला के फॉर्म पे लिखें तो क्या लिखेंगे हम, n - p नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2, वो हो जाएगा कितना एक्सेस है। ठीक है, तो इसके इसीलिए मैं यहाँ पे 4 को लिखूंगा एक्सेस के फॉर्म पे, तो ये हो जाएगा n - p डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2 जो है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय E। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा फिर से, ये जो 2E अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इतना एनर्जी लगेगा एक न्यूट्रॉन को वापस लाने के लिए। ठीक है, एक न्यूट्रॉन को यहाँ से यहाँ लाने के लिए मुझे इतना एनर्जी लगेगा। और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पर इस केस में, n - p डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो टोटल जो हमारा एनर्जी मिलेगा, टोटल एनर्जी जो कि हमें ज़रूरत है इन चारों को लाने के लिए, वो हो जाएगा, इसे मैं डिनोट करता हूँ क्योंकि ये असिमेट्रिक एनर्जी टर्म है, इसलिए मैं इसे E A से डिनोट करता हूँ। तो E A इक्वल हो जाएगा 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय n - p डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय E।
ये हो गया एक को लाने का एनर्जी। तो 4 को लाने का एनर्जी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है, और 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर n माइनस पी बाय 2, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय n माइनस पी डिवाइडेड बाय 2। ये आपको समझ में आया यहाँ पर? याद रखिएगा ये 2e का वैल्यू है, यहाँ से देखिएगा ये 2e का वैल्यू है, 2e का वैल्यू इतना है, ठीक है, क्योंकि हमें एक न्यूट्रॉन को यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ये 2e अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसे ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है हमें, इसके लिए 2 में 4 2 8, 1/8 n माइनस पी, n माइनस पी मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस पी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, मैंने क्या किया, पहले जो है प्रोटॉन को z से लिखा था और यहाँ पे मैंने p से लिख दिया। यहाँ पे मैं इसे z से लिख देता हूँ, z को रिप्रेजेंट करा नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है, तो यहाँ पर n माइनस z का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं इसे n माइनस z लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि z नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्योंकि कारण सिंपल सा है कि मैंने इससे पहले जो कोलम्बिक एनर्जी टर्म लिखा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैंने p से नहीं बल्कि z से लिखा था, इसीलिए मैं यहाँ पर भी इसे z से लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय e से क्या लिख सकते हैं, ए n क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो होता है वो होता है z प्लस n। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस जेड, n इसको तो क्या हो जाएगा, a माइनस जेड। सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8, n के बदले में लिख रहा हूँ a माइनस जेड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय e, ठीक है, माइनस जेड क्या हो जाएगा 2z, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं माइनस 2z लिखता हूँ सिंपली 2z। अब देखिए ये जो एनर्जी E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये देखिए ये जो E होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a का, यानी कि जैसे जैसे a बढ़ेगा वैसे वैसे E घटेगा। तो यहाँ से E का वैल्यू क्या मिला, इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/a। E के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/a। तो 1/a को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/a, ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ पर ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसे हम लिख देते हैं मिलाकर एक फोर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, असिमेट्रिक एनर्जी टर्म होगा वो इक्वल होगा a माइनस 2z बाय a माइनस 2z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ठीक है, असिमेट्रिक एनर्जी टर्म मल्टीप्लाई बाय a फोर, ठीक है, और ये भी माइनस पे रहेगा क्योंकि जो है हमारा असिमेट्रिक एनर्जी टर्म एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि तोड़ने की कोशिश करता है, तो मिला असिमेट्रिक एनर्जी टर्म। अब देखते हैं लास्ट एनर्जी टर्म जो कि है हमारा पेयरिंग एनर्जी टर्म। तो हमारा जो 5वां एनर्जी टर्म है वो है पेयरिंग एनर्जी टर्म, और ये कुछ नहीं बल्कि प्रैक्टिकल के बेस जो है एक एनर्जी टर्म है जो कि कहता है कि अगर इवन न्यूक्लियाई हुआ, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इवन हो गए तो इवन नंबर होंगे, यानी कि 2 4 2 2 ऐसे केसेस में जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वैसे न्यूक्लियस में जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इवन ऑड की केस है, और अगर सबसे कम होती है जब ऑड और ऑड केस वाले जब केस आते हैं, यानी कि 3 और 3 या 3 5 ऐसे जब केस आते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, तो उन केसेस पे हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे कम होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल वैल्यू है कि जो पेयरिंग एनर्जी टर्म होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a के पावर माइनस 3/4 का। तो यहाँ से E का वैल्यू मिलता है हमें a5 और a के पावर माइनस 3/4। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस होता है या माइनस होता है, ये डिपेंड करता है कि ये क्यों कौन सा केस है। इस केस में यानी कि इवन केस में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर जो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इस केस में ये पॉजिटिव होगा, मतलब कि ये बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाएगा। इस केस में ऑड इवन या इवन ऑड वाले केस में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ऑड इवन है या इवन ऑड है, उस केस में बाइंडिंग एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये जो पेयरिंग एनर्जी टर्म है ये बाइंडिंग एनर्जी ना जोड़ेगा ना घटेगा। और जो ऑड वाले केस में बाइंडिंग एनर्जी जो सबसे कम होता है और वो जो है तोड़ने का काम करता है, ये बाइंडिंग एनर्जी पे घटेगा। इसलिए हम इसे लिखते हैं प्लस माइनस इसीलिए हम लिखते हैं प्लस माइनस कोमा 0, यानी कि ये जो एनर्जी टर्म है ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी के साथ घट भी सकता है, जुड़ भी सकता है और कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा इन केसेस पे। सब टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो हमें मिलेगा उन सबके सम के इक्वल होगा,
अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखने की बात है कि असिमेट्रिक एनर्जी टर्म घटने वाला ही है, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ईपी का जो है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसीलिए मैंने वहाँ पर उस तरह से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें रिजल्ट। हम क्या करेंगे, इन सबको वैल्यू जब लिख देंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। जहाँ पर ये जो है हमारा वॉल्यूम एनर्जी टर्म का है वैल्यू, ये जो टर्म है -A2 A2/2/3 वो है सरफेस एनर्जी टर्म का वैल्यू, और ये है कोलम्बिक एनर्जी टर्म का वैल्यू, ये है असिमेट्रिक एनर्जी टर्म का वैल्यू, और ये है पेयरिंग एनर्जी टर्म का वैल्यू। इन सब के वैल्यूज को हम लिख देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल रहा है। अब बहुत सारे किताब में क्या करते हैं कि EB/A कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका मन है तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे नोट में डिवाइड करके भी लिखा हुआ है और ऐसे करके भी लिखा हुआ है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।